किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं विपिन यादव। हर दिन के भांति आज भी हम आपके बीच में हाजिर हो चुके हैं खेत खलिहान की बहुत सारी जानकारियों को लेकर। ऐसी जानकारियां जो कि आपकी खेती में आपको और भी ज़्यादा तरक्की दिलवाए। जी हाँ, वैसे तो हम हर दिन नए नए विषयों को लेकर आते हैं और ऐसे विषय होते हैं जो आपको खेती में जानकारियाँ बहुत सारी प्रदान करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं लहसुन की खेती के बारे में। जी हाँ, अब लहसुन की खेती के बारे में अगर हम बात करते हैं या हमारे दिमाग में विचार आते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो आती है वो आती है इसकी हम जो बाज़ार भाव हैं वो कैसे मिलेंगे। क्योंकि वर्तमान में हमारे साथ अभी लहसुन की जो खेती करते हैं कृषक भाई जो हैं उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी हम सुनते भी हैं। तो साथ साथ लहसुन की खेती के साथ साथ हम प्रसंस्करण की भी बात करेंगे। जी हाँ, तो हमारा विषय जो है वो ये हो गया कि लहसुन की खेती एवं प्रसंस्करण। अब क्या कुछ है, कैसे हम प्रसंस्करण कर सकते हैं, कौन सी यूनिट लगा सकते हैं, संक्षिप्त में हम इस बारे में अगर बात करें तो ये जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे डॉक्टर अंकित पांडे जो कि उद्यानिकी विशेषज्ञ हैं, उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर मध्य प्रदेश से। आइए चलते जानते हैं महत्वपूर्ण जानकारी को। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपके मध्य लहसुन की फसल, उसके उत्पादन और प्रसंस्करण संबंधी जानकारी आपसे साझा करेंगे। जैसा कि आप सबको विदित है, लहसुन एक महत्वपूर्ण फसल है उत्पादन की दृष्टि से और व्यावसायिक दृष्टि से भी लहसुन एक महत्वपूर्ण फसल है। किसान भाई जो मालवा क्षेत्र में निवास करते हैं और जो मध्य भारत में निवास करते हैं, उनके लिए मुख्य आय का जरिया लहसुन बनती जा रही है। लहसुन का उत्पादन चूँकि प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो इसलिए किसान भाई इसे प्रचुर मात्रा में लगाने की कोशिश कर रहे हैं और लगाते जा रहे हैं। चूँकि एक पुरानी फसल है, लेकिन इसका रकबा मालवा क्षेत्र में पुराने समय में अधिक था। अभी देखने में आ रहा है चूँकि लाभ की दृष्टि से फसल अधिक है, तो लाभ की दृष्टि को देखते हुए फसल धीरे धीरे मध्य भारत की ओर भी बढ़ती जा रही है। अब चूँकि ज़्यादा मात्रा में उत्पादन हो रहा है, तो स्वाभाविक है फसल उत्पादन को लेकर चुनौतियाँ भी किसान भाइयों के सामने रहती है। लेकिन किसान अपनी सूझबूझ से कम क्षेत्रफल में अधिक उत्पादन यदि उसे चाहिए तो लहसुन की फसल को लगाकर अधिक मुनाफा कमा सकता है। आज हम इसके छोटे छोटे जो बिंदु हैं जिनकी वजह से उत्पादन भी प्रभावित होता है और भविष्य में यदि हम अधिक मात्रा में उत्पादन हो जाए तो हम उसका प्रसंस्करण कैसे करके और उसके अधिक आय कैसे कर सकते हैं, इन बिंदुओं पर हम आपसे मुखातिब होंगे। किसान भाइयों, मैं अंकित पांडे, उद्यानिकी सहायक, उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर से आप सभी किसान भाइयों को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और आज आपसे लहसुन के बारे में छोटी छोटी जानकारियां आपसे साझा करूंगा। लहसुन एक पेरिशेबल क्रॉप है। हम जानते हैं कि यह एक ज़मीनी फसल है जो कि ज़मीन के नीचे लगने वाली फसल है। तो स्वाभाविक रूप से इसको जब बोना रहता है तो इसकी कलियों का उपयोग करके इसे बुआई की जाती है। अब चूँकि पुराने समय में जो किसान हैं वे बीजोपचार नहीं करते थे, इस वजह से किसानों को इसमें जड़ सड़न और पौध गलन की बीमारी का सामना इनको करना पड़ता था। लेकिन चूँकि विज्ञान ने समय समय पे उन्नति की और अब आगे हम बीजोपचार करके इस फसल की जो कलियां हैं, लहसुन की जो कलियां हैं, उनका बीजोपचार करते हैं। बीजोपचार में थायरम का उपयोग करते हैं और थायरम का उपयोग करके हम बीजोपचार जब करते हैं किसान भाई, तो इसमें पौध गलन और जड़ सड़न की बीमारी की संभावना नगण्य हो जाती है। अब आगे हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि किसान भाइयों को दूसरी चुनौती का सामना करना पड़ता है पानी को लेके। चूँकि पानी एक मुख्य स्रोत है फसल उत्पादन का। पानी की अगर उस क्षेत्र में अधिकता होगी तो वहाँ पे लहसुन की फसल अच्छी होगी, लेकिन कम पानी में लहसुन को लेने में चुनौती आ सकती है। इसलिए किसान भाई विशेष रूप से ये ध्यान रखें कि कम पानी जहाँ पे हो वे लहसुन की फसल लेने में थोड़ा सा उनको सावधानी रखनी चाहिए। अब चूँकि सिंचाई और फसल जो चयन है, हमको बीज चयन भी करना पड़ता है। तो हम देखते हैं इनकी वैरायटी जो है, वैरायटी में अच्छी वैरायटीज़ जो है G1 है, G323 है और एग्रीफाउंड वाइट है, आमलेटा है। आमलेटा एक मालवा क्षेत्र की प्रसिद्ध किस्म है
जिसका कि जो बोल्ड साइज़ रहता है, जो हम बोलते हैं लहसुन का जो बल्ब रहता है उसका साइज़ बोल्ड और सफ़ेद रहता है, जिसकी वजह से उसकी जो उत्पादन और बिक्री की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि किसान लहसुन की फसल इसलिए लगाता है क्योंकि कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन ले सके। आगे चल के उसके सामने चुनौती जो आती है वह ये चुनौती आती है कि धीरे धीरे जब फसल बड़ी होने लगती है और फसल बड़ी होने के साथ उसमें कीट व्याधि भी लगने लगते हैं। कीट व्याधि से मतलब कीट और व्याधि से मतलब रोग। कीटों में थ्रिप्स एक छोटे छोटे पंखों वाले थ्रिप्स एक कीट रहते हैं जो मुख्य रूप से लहसुन की फसल को डैमेज करते हैं। थ्रिप्स लहसुन की पत्तियों पर बारीक मच्छर जैसे रहते हैं और वो बैठ जाते हैं और उनसे रस चूसने लगते हैं। रस चूसने से उनका पोषण, पौधे का पोषण खत्म हो जाता है और उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगती है और पौधा धीरे धीरे पूरा बड़े क्षेत्रफल में जो है ये थ्रिप्स अटैक करके फसल को नष्ट कर सकते हैं। तो इन थ्रिप्स के रोकथाम के लिए हम लोगों को जो इमिडाक्लोप्रिड है उसका छिड़काव पत्तियों पर करना चाहिए। और साथ के साथ हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आसपास के क्षेत्रफल में अगर थ्रिप्स कहीं हैं, आसपास के क्षेत्रफल में अगर ये कीट या व्याधि अगर हैं तो उनका समय समय पर निरीक्षण करते रहें। कई बार हम किसान भाई पौधों के पास नहीं जाते हैं और वो बीमारी या कीट इतना अधिक नुकसान पहुंचा देते हैं जिससे कि किसान की फसल को नुकसान हो जाता है। आगे जाके जैसे बैंगनी रोग है, झुलसा रोग है, ये भी लहसुन की फसल में फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं। इनके लिए अलग अलग फंजीसाइड जो हैं हम उपयोग करते हैं, उसमें चाहे डाइथेम M45 हो या इन थ्रिप्स के लिए और माइट्स के लिए हम इमिडाक्लोप्रिड और जो इन इंसेक्टिसाइड का और कीटनाशियों का हम प्रयोग करके उनकी रोकथाम कर सकते हैं। चूँकि लहसुन लेटर स्टेज में जब फसल पकने की स्थिति आती है तो पकने की स्थिति में हमको ये भी ध्यान रखना है कि उनका उखाड़ने का समय एक निश्चित होता है, नहीं तो एक समय बाद उसके बल्ब का साइज जो है डिस्टर्ब होने लगता है। किसान भाइयों को यह विशेष सलाह दी जाती है कि अलग अलग वेराइटीज़ का अलग अलग समय पे तोड़ने का निश्चित होता है। 160 से 170 दिन में ये फसल पक के तैयार हो जाती है, लेकिन कुछ फसलों की वेराइटीज़ में ये अंतर 10-20 दिन का ऊपर नीचे रहता है। तो जब भी किसान भाई किसी वेराइटीज़ को लगाएं तो वेराइटी का पूरा कैरेक्टरिस्टिक जांच के लगाएं। ऐसा नहीं है कि एक ही जैसी वेराइटी को ट्रीट करें। अब आगे हम चलते हैं तो लहसुन की फसल में सबसे बड़ी चुनौती जो आती है किसान भाइयों के लिए वो भंडारण की चुनौती है। लहसुन एक बहुत ही सेंसिटिव क्रॉप है। अब किसानों के लिए हम देखते हैं कि बैग जो इसके लहसुन के ट्रांसपोर्टेशन के बैग अलग टाइप के छिद्राकार बैग आते हैं, उसमें छिद्राकार बैगों का उपयोग करना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि प्याज और लहसुन के भंडारण की तकनीक लगभग समान स्थिति में रहती है। इनको किसान अपने घरों में उल्टा भी टांगते हैं लहसुन को एक गांठ बना के, और इसके लिए एक बांस के जो स्टोरेज कैपेसिटी जिनकी रहती है, स्टोरेज की क्षमता जो रहती है, बांस वाले छोटे छोटे स्टोरेज बना के उन बांस वाले स्टोरेज में लहसुन को स्टोर करना चाहिए। अन्यथा अगर आप मॉइस्चर वाली जगह या नमी वाली जगह अगर इनको संग्रहण कर दिया तो लहसुन की फसल जो उत्पाद आपने रखा हुआ है वो पूरी तरह से नष्ट होने की संभावना रहती है, क्योंकि फंगल ग्रोथ और कीट दूसरे इस पर अटैक कर सकते हैं। आगे चलते हैं किसान भाइयों, तो हम देख रहे हैं कि एक बड़ी चुनौती इस बार दामों को लेकर रही किसान भाइयों के सामने। तो उनको दाम नहीं मिलने की शिकायत रही, लेकिन उसका भी विकल्प वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है कि आगे जाके लहसुन, यदि कोई भी लहसुन को अलावा भी कोई फसल हो, यदि वो अधिक मात्रा में उत्पादन हो रही है तो हम उसके प्रसंस्करण की तरफ बढ़ जाएं। प्रसंस्करण मतलब कोई भी उत्पाद है या सब्जी है या कंदमूल है, तो हम उनसे क्या उत्पाद बन सकते हैं, तो हम उनसे अधिक लाभ कमा सकते हैं। आप जानते हैं लहसुन से हम लहसुन का पेस्ट बना सकते हैं, लहसुन से हम लहसुन का अचार बना सकते हैं, ड्राई फ्लेक्स बना सकते हैं। कई शीत प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे लहसुन की खेती नहीं होती, लेकिन वहाँ पे लहसुन का पाउडर, लहसुन का पेस्ट और लहसुन की जो प्यूरी रहती है उनका उपयोग करके खाद्य वस्तुओं में, विशेष रूप से जो मांसाहारी हैं उसमें लहसुन विशेष रूप से उपयोग होती है। कोरोना काल में हमने देखा कि लहसुन एक औषधि के रूप में भी कार्य करा। लहसुन का लोगों ने लहसुन दूध में मिला के पिया, लहसुन को कच्चा खाया। चूँकि लहसुन औषधि रूप से
बहुत अच्छी फसल है। इसके नियमित सेवन से हृदयाघात की संभावनाएं नगण्य हो जाती है। अगर आप सुबह कच्ची लहसुन का उपयोग करते हैं या कच्ची लहसुन खाते हैं, निगल जाते हैं, तो उससे हृदयाघात की संभावनाएं काफ़ी नगण्य हो जाती है। और ये विशेष रूप से ऐसा नहीं कि हृदयाघात जिनको हृदय की बीमारी वही खा सकते हैं, एक आप सामान्य व्यक्ति भी लहसुन का उपयोग कर सकता है। लहसुन के पेस्ट बनाने के लिए हमके कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। घर पे भी यदि स्व सहायता समूह हैं, महिलाएं जो हैं, अगर वो स्व सहायता समूह बना के अपना खुद का उत्पाद तैयार करेंगी, और यदि व्यक्ति विशेष कोई किसान भी हैं वो घर पे PMFE स्कीम, जो भारत सरकार की माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च की गई एक महती योजना है, उसमें उनको 35% तक अनुदान मशीनों पे मिल रहा है। वो उनको लगा के अधिक से अधिक लाभ इस स्कीम के तहत वो कमा सकते हैं। आगे हम सबको भविष्य में ये ध्यान रखना है कि लहसुन की खेती करने के साथ साथ उनके प्रसंस्करण उत्पादों पर विशेष रूप से हम ध्यान दिया जाए, तो आपको ये दाम न मिलने की समस्या अपने आप सरल हो जाएगी। क्योंकि शिकायत ये रहती है कि अधिक उत्पादन होने की संख्या में कई बार किसान उस उत्पाद को कहीं सड़क किनारे फेंक देते हैं या उसको इधर उधर फेंक देते हैं। उससे बढ़िया है अपने उत्पाद को घर पे ही प्रसंस्करण करें और अधिक से अधिक लाभ उससे अर्जित करें। तो किसान भाइयों, आपने जाना लहसुन की खेती एवं प्रसंस्करण को, और जाना किस तरीके से आप जो है छोटी छोटी यूनिट लगा के अपने खेत पे ही सरकार के अनुदान के सहायता से भी आप जो है आप अपने खेत पे यूनिट लगा सकते हैं और आप लहसुन से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बना सकते हैं और आप इसका बाज़ार भाव भी अच्छा ले सकते हैं। तो ये एक समस्या थी हमारे किसान भाइयों की, जो कि मुझे लगता है कि सॉल्व हो गई होगी। तो अब फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को। आप बने रहिए हमारे साथ कृषि दर्शन में। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है किसान भाइयों कृषि दर्शन में। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे लहसुन की खेती एवं प्रसंस्करण के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं जैविक पद्धति से बीज उपचार। जी हाँ, जिस तरीके से हम जान रहे हैं कि अभी रबी का सीज़न जो है वो आ रहा है, तो अब हमारे किसान भाइयों के लिए रबी फसल में जो बीज उपचार है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और कैसे उसे बीज उपचार करना है ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि बीजोपचार के बगैर हमारे किसान भाई जो हैं वो अच्छे से अगर जो हमारा बीज उपचार है वो नहीं कर पाएंगे या फिर फसल को उतना अच्छा बो नहीं पाएंगे, तो जो है उनका उत्पादन भी उतना नहीं मिल पाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अब इसमें भी एक महत्वपूर्ण बात ये है कि हमें जैविक रूप से अगर बीजोपचार करना है तो फिर वो कैसे करना है। तो ये जो तमाम जानकारियां हैं इसके बारे में हम अब इस कार्यक्रम में जानने वाले हैं। इस पे विशेष चर्चा हम लोग करने वाले हैं MN मॉल से, जो कि प्रगतिशील किसान हैं झाबुआ से, नवापाड़ा ग्राम से। चलिए जानते हैं विषय को विस्तार से। नमस्कार किसान भाइयों, सफलता मनुष्य को हमेशा परिपक्व बनाती है। हम आपकी मुलाकात सफल किसान से इसलिए कराते हैं कि अन्य किसान भी उनको देखकर प्रोत्साहित हों। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही सफल किसान से करा रहे हैं जो ग्राम नवापाड़ा नवीन, तहसील झाबुआ, जिला झाबुआ के निवासी हैं। नाम उनका है मून सिंह जी।
मुन सिंह जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार सर। और मुन सिंह जी, आपसे मिलकर हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। हमारी टीम भोपाल से झाबुआ आप किसान बीचों की आई है और आपको लगा कि आप पढ़े लिखे अच्छे किसान हैं, तो यहाँ बताएं कि आपके पास, आप यहाँ कब से निवास करते हैं, कितनी आपके पास निजी भूमि है? जी सर, पहले बात तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा सर कि आप हमारे यहाँ आए और ये जानकारी लेने के लिए मुझे आपने बताया। जी सर, यहाँ ये हमारा पैतृक गांव है, दादा परदादाओं से शुरुआत से ही हम यहीं पे ही हैं जी। और ज़मीन हमारे दादा परदादा से जो मेरे पिताजी के हिस्से में आई थी वो 20 बीघा ज़मीन है। और उसके ऊपर हम सीजन के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से जो फसल हमको चाहिए उसका उत्पादन करते हैं जी। और एक ट्रेडिशनल खेती जो एक परंपरागत से लोग करते हैं उससे थोड़ा हमने हट के करने की कोशिश करी। और हमारे पूर्वज पिताजी हमेशा कहा करते थे कि रासायनिक खादों से दूरी बना के रखना, तो हमने उसको भी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं उसका। और जहाँ तक हो सके जैविक खेती के लिए हम इसका वो जोर देते हैं उसके ऊपर और उसके ऊपर करते हैं। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, मुन सिंह जी ने एक बहुत बढ़िया बात बताई। हम मूल रूप से उस खेती की ओर बढ़ रहे हैं, नए ढंग से प्राकृतिक खेती की ओर, और ये बचपन से खेती कर रहे हैं। और पढ़ाई लिखाई के बाद इन्हें पूरा समय अपना इसको दे रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के साथ साथ। अभी हम जिस खेत में बैठे हैं, इस खेत में की तैयारी के लिए आपने कैसे की, या बैलनाड़ी से की या कैसे की, उसके बारे में बताएं। जी सर, ये खेत हमने इसका अलग अलग डिवाइड कर दिया है, कुछ सब्जियों के लिए है, कुछ फूलों के लिए है जी जी। और ये गेहूं के लिए हमने तैयार किया है जी। तो सबसे पहले सर हम गेहूं को या जो भी अनाज बोते हैं उसको उपचारित कर लेते हैं जी, क्योंकि बीज का उपचारित करना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ। नहीं तो अंकुरण के समय क्या है, बहुत से कम बीज, मतलब 75% बीज तो उग जाते हैं, 25% तो खराब हो जाते हैं। तो इसलिए हमने क्या कि, और वो भी जैविक जो खाद है उससे हम उसका उपचारित करते हैं। तो बात बीज उपचार की चली, तो पहले बीज उपचार के बारे में ही बता दीजिए, कैसे करते हैं सर? क्या तैयारी करते हैं आप? तैयारी सर, बीज उपचार के लिए बीजों के हम जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि इस ज़मीन में 20 किलो गेहूँ आएगा जी। हाँ जी। तो हम 20 किलो गेहूँ को 5 किलो और कम कर लेंगे, क्योंकि ताकि उसकी डिस्टेंस बनी रहे जी। तो वो फूटन में अच्छा रहेगा। और उसके साथ जैविक जो खाद है उसका इस्तेमाल उसमें करते थे। यानी 20 की जगह उसको 15 किलो रखा जी जी। फिर उसको किसी चादर को बिछा करके सर गेहूँ रख देंगे। अब 20 किलो गेहूँ है तो हमारे पास वो है, तो मैं उसको आगे बताऊंगा। हाँ। 20 किलो गेहूँ में उसको कम से कम 40 ml वो लिक्विड में रहता है जी। तो उसको मिला करके पूरे परत उनके ऊपर चढ़ जानी चाहिए। और छाँव में, वो प्रक्रिया छाँव में करते हैं जी। धूप में फिर वो थोड़ा सा उसको दिक्कत होता है। तो उपचारित करने के बाद कम से कम आधा घंटा 25-30 मिनट तो अपने को उसको थोड़ा फिर करके, जब तक उसका वो दवाई अंदर जाएगी नहीं। और उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ता सर। अगर जैसे गेहूँ कड़क जिनका छिलका है वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी मूंगफली वगैरह रहती है, उसको ज़्यादा मसल देंगे तो वो खराब हो जाती है, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। क्या इसके लिए कोई कृषि वैज्ञानिक, कृषि विभाग के अधिकारी, ऐसे लोगों से आप संपर्क करते हैं या वो स्वयं आते हैं आपके पास गाँव में? सर, पहले मैंने कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ से संपर्क तोमर साहब से तो मैं करता था जी। मिलते थे उनसे और बातें भी करते थे। और फिर मैं खुद नए, अभी जैसे टेक्निकल ज़माना आ गया सर, तो मैं नई नई चीज़ें भी देखता रहता हूँ कि किस तरीके से अपनी खेती को थोड़ा बेहतर कर सकें। तकनीक की आपने बात की, तो हम अभी भी देख रहे हैं कि तकनीक से आप उन्नत ढंग से खेती कर रहे हैं। बैल नाड़ी से आप कर रहे हैं, पीछे बखर है, बुवाई मशीन भी है, और हम देख रहे हैं कि पीछे बैल हैं। कितना बढ़िया आप खेती कर रहे हैं। कम जिन किसान भाइयों के पास कम भूमि है वो परंपरागत खेती को आधुनिक ढंग से करें, तो आप विश्वास करें किसान भाइयों, काफ़ी फ़ायदा होगा, लागत कम आएगी और उत्पादन भी बढ़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं पीछे बैल जोड़ी भी है, हमारे किसान भाई हैं, बुवाई की तैयारी हो रही है, और ये नौजवान किसान हमारे बीच में बैठे हैं, हम इनसे चर्चा कर रहे हैं। तो मुन सिंह जी, जब कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी से आपने संपर्क किया तो क्या नई बात जानी पहले, और आप क्या फ़र्क दिखा आपको? सर, वहाँ पे वो तो हमेशा मोटिवेशन कर देते ही हैं जी कि किस तरीके से खेती करना है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको
उसमें लाना मतलब थोड़ा सा वो रहता है। हम्म, तो पहले की तुलना में जैसे जो चलते आ रही थी, लोग एक ही चीज़ बो देते थे, फिर पानी का अभाव मान करके और कुछ नहीं करना चाहते। तो पानी तो हमारे इधर बहुत कम है सर, लेकिन हमने अपनी व्यवस्था से बोरिंग करवा रखा, फिर एक कुआं भी है। अगर बोरिंग में पानी कम पड़ता है तो हम कुएं में उसको ट्रांसफ़र करते हैं, फिर कुएं से मोटर पंप द्वारा फिर पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए मैं किसानों से ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक हो सके, ये ज़रूरी है कि आधुनिक साधनों का उपयोग करना चाहिए, लेकिन इनकम को बढ़ाना है तो हमारा जो हम लागत लगा रहे हैं उसमें भी हमको थोड़ा देखना चाहिए कि जिसको हम बेल से कर सकते हैं उसको अन्यथा खर्च करके अपनी उसमें नहीं जाना चाहिए। अनेक मुंशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आपने जाना जैविक पद्धति से बीज उपचार के बारे में। फिलहाल रुकते हैं यहाँ खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नज़र कृषि से जुड़ी आज की मुख्य खबरों पर। कृषि में सकारात्मक बदलाव, प्राकृतिक खेती मिशन, हर किसान को मिलेगी पर्याप्त खाद, गेहूं की फसल में सिंचाई अवस्थाएं और उन्नत सिंचाई यंत्र स्प्रिंकलर। और चलिए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि देश सकारात्मक बदलाव की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्तमान परिवेश देश में बदला हुआ है और भारत के लिए दुनिया में भी बदला हुआ है। हमारे पास देश को हर दृष्टि से मजबूत बनाने की अनुकूलता है और इस दिशा में हम सबको मिलकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। श्री तोमर ने ये बात प्रगति मैदान नई दिल्ली में इंडिया केम 2022 के दौरान कही। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय और फिक्की द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि देश के समस्त क्षेत्रों में समन्वय से हम सब निश्चित अवधि में अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। कृषि देश का व्यापक क्षेत्र है व कृषि अर्थव्यवस्था भारत की ताकत भी है। कृषि फायदे में हो, उत्पादन उत्पादकता बढ़े, केमिकल फर्टिलाइजर का समुचित उपयोग हो, इसके लिए जागरूकता आए, सॉइल हेल्थ के प्रति जागरूकता बढ़े, यह सब कृषि के विकास के लिए जरूरी है। केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि पेस्टिसाइड्स को लेकर पंजीकरण संबंधी जो समस्याएं थीं, विचार विमर्श और समीक्षा के बाद उसमें सुधार किए गए हैं। सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि इस प्रकार की जितनी भी बाधाएं और समस्याएं हैं वे दूर हों। राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन की राष्ट्रीय संचालन समिति की पहली बैठक कृषि भवन नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में श्री तोमर ने NMNF के पोर्टल का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि देश में प्राकृतिक खेती के मिशन पर सभी के सहयोग से आगे बढ़ा जाएगा। उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों को राज्य सरकारों व केंद्रीय विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने व मार्केट लिंक को सक्षम बनाने को कहा, ताकि किसानों को उनके उत्पादों की बिक्री में और ज्यादा आसानी हो। लोकार्पित पोर्टल http:/naturalfarming.dac.gov.in/ को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। इसमें मिशन कार्यान्वयन रूपरेखा, संसाधन कार्यान्वयन प्रगति, किसान पंजीकरण, ब्लॉग आदि के बारे में सभी जानकारियां शामिल हैं जो किसानों के लिए उपयोगी होंगी। साथ ही ये वेबसाइट देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में मदद करेगी। गेहूं की फसल में सिंचाई की अवस्थाएं। गेहूं की फसल को 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई बुआई के 20 से 25 दिनों बाद करें, यानी रेशे वाली जड़ निकलते समय। दूसरी सिंचाई बुआई के 40 से 45 दिनों बाद करें, यानी कल्ले निकलने की अवस्था में। तीसरी सिंचाई बुआई के 60 से 65 दिनों के बाद करें, यानी गांठ बनने की अवस्था में। चौथी सिंचाई बुआई के 80 से 95 दिनों के बाद, यानी बाली आने की अवस्था में करें, जबकि पांचवी सिंचाई बुआई के 100 से 105 दिनों बाद, यानी दानों की दुधिया अवस्था में करें। वहीं छठी सिंचाई बुआई के 120 से 125 दिनों पर, यानी दाना पकने की अवस्था में आवश्यकता होने पर करें। उन्नत सिंचाई यंत्र स्प्रिंकलर। फसलों की कम पानी और कम समय में अच्छी सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर यानी फव्वारा सबसे अच्छा साधन है। इस विधि में सिंचाई क्यारियों में न करके पाइप व नोजल के माध्यम से फसल पर वर्षा के रूप में सिंचाई की जाती है। इस विधि से खेत के ऊंचे नीचे, रेतीले, पथरीले हर क्षेत्र में आसानी से सिंचाई की जा सकती है। स्प्रिंकलर की सिंचाई में पानी तो बचता ही है, मिट्टी के कटाव होने से खेत को भी रोका जा सकता है। क्यारियों या बहाव विधि की तुलना में स्प्रिंकलर सिंचाई से 40% तक की पानी की बचत होती है, साथ ही फसलों को भी नुकसान नहीं होता है।
तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में हमने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना, कैसे लहसुन की खेती एवं उसका हम प्रसंस्करण कर सकते हैं। साथ ही हमने जाना जैविक पद्धति से बीज उपचार, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है रबी की सीज़न को देखते हुए। साथ में हमने जाना खबरें खेती की भी। अब चूँकि वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होंगी। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।